नमस्कार सभी को। फर्स्ट ग्रेड इतिहास और यूजीसी नेट के लिए जो अपनी क्लासें चल रही है उसमें अपने मौर्य काल पढ़ चुके हैं, गुप्त काल और इनके कला और साहित्य में जो भी विकास हुए हैं उनके बारे में अपने बात कर चुके हैं। इसके बाद अपनी जो वीडियो आई थी वो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की वीडियो थी और इसके बाद जो अगला अपना टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा का विकास। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। प्राचीन भारत के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इस समय शिक्षा के जो केंद्र थे वो नालंदा है, वल्लभी है, कांची है, विक्रमशिला है। तो ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी आते थे और इन विद्यार्थियों से ये शिक्षण संस्थान भरे होते थे। एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था भारत में। इसके बाद जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में भी अजमेर और जौनपुर शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। लेकिन जैसे जैसे 18वीं सदी आई यानी उत्तर मुगल काल जो शासन आता है उस समय भारत में शिक्षा व्यवस्था अपने पतन की ओर चली जाती है। कारण था राजनीतिक उथल पुथल, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों के टुकड़े में बंटा हुआ था, सभी आपस में संघर्षरत थे। तो ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का समुचित विकास होना संभव नहीं था। इसी राजनीतिक उथल पुथल की वजह से 18वीं सदी में भारत में शिक्षा का स्तर एक बार के लिए गिर जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था चल नहीं रही थी, मंदिरों और मस्जिदों में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, लेकिन संपूर्ण आम जनता के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। ना तो शासकों ने शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। केवल वही लोग शिक्षा प्राप्त करते थे जिनको या तो हिसाब किताब की जरूरत पड़ती थी या संपन्न व्यापारी थे या जमींदार थे। तो औपचारिक शिक्षा का कोई अच्छा केंद्र इस समय नहीं था। इसके बाद जब ब्रिटिश शासक भारत में आ जाते हैं तो प्रारंभिक दिनों में उन्होंने भी शिक्षा की ओर कोई समुचित कदम नहीं उठाया था। अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र जरूर थे, जैसे घरों में शिक्षा दी जाती थी, या अगर किसी का कोई व्यवसाय चल रहा है तो उस व्यवसाय के रिगार्डिंग जो भी शिक्षा होगी वो उसे प्राप्त हो जाती थी। लेकिन आम जनता के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। मदरसों में जो शिक्षा होती थी उसमें अनेक हिंदू भी जाते थे, क्योंकि उस समय अदालती भाषा भी फारसी थी। तो अपने आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था में क्या विकास हुई। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक शासनकाल में जो ब्रिटिशों का प्रारंभिक शासनकाल था, जैसे 1765 तक, वहाँ तक ब्रिटिश शासकों के द्वारा शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसी कड़ी में अगर अपने आगे देखें तो एक गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। कलकत्ता में एक मदरसा, और इस मदरसे में अरबी और फारसी के शिक्षण कार्य किया जाता था। यानी इस मदरसे की जो भाषा थी वो भाषा थी अरबी और फारसी। ब्रिटिश शासकों के द्वारा ये भारत में पहली शिक्षण संस्थान थी। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे शुरू किया था। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस मदरसे के प्रथम नाजिम कौन थे या प्रथम प्रधान कौन थे? प्रथम नाजिम या इसके प्रधान? इस मदरसे के प्रथम प्रधान बनाए गए थे मुल्ला मुज्जजुद्दीन को। लिख देता हूं मैं, मुल्ला मुज्जजुद्दीन। और वारेन हेस्टिंग्स ने इस मदरसे की स्थापना करने के बाद वारेन हेस्टिंग्स या ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा की कोई और समुचित व्यवस्था इसमें नहीं की थी। इसके बाद अगर अपनी बात करें, एक बंगाल में सोसाइटी की स्थापना होती है जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
और इसकी स्थापना होती है 1784 में। एक अंग्रेज विद्वान था विलियम जोन्स, इस विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स। इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी विलियम जोन्स बने थे और इस सोसाइटी के द्वारा एक पत्र भी निकाला गया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेज, एशियाटिक रिसर्चेज, रिसर्चेज। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हो जाता है 1784 में। विलियम जोन्स ने इसका गठन किया था और इसका काम था प्राचीन भारत के जो साहित्य थे या प्राचीन भारत की जो अतीतकालीन भारत की प्रमुख विरासत थी, उस विरासत को बचाए रखना और उस साहित्य को एक नई भाषा में या यूँ कहे कि अंग्रेजी भाषाओं में प्रसारित करना। तो प्राचीन भारत की संस्कृति को बढ़ाने का कार्य इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था। इस सोसाइटी के जो सदस्य थे इन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। भारत के अतीत पर प्रकाश डाला गया और इस एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अनेक ग्रंथों का जो अनुवाद किया गया था उसके बारे में अपनी बात करते हैं। तो इस सोसाइटी के द्वारा जो प्रमुख अनुवाद किए गए उसकी एक बार के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, एक व्यक्ति था चार्ल्स विकिल्सन, चार्ल्स विकिल्सन। चार्ल्स विकिल्सन इस चार्ल्स विकिल्सन ने 1784 में एक ग्रंथ था भगवत गीता। पहले भगवत गीता का अनुवाद होता है भगवत गीता। इस भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विकिल्सन। बनारस के एक पंडित थे कालीनाथ, इनसे संस्कृत भाषा की शिक्षा भी लेते हैं। संस्कृत भाषा में जब इन्हें निपुणता प्राप्त हो गई तो इन्होंने अपना जो महान योगदान है वो दिया था प्राचीन भारत के ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद करने में। और इसी कड़ी में 1784 में इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद 1787 में हितोपदेश ग्रंथ का भी अनुवाद किया था, हितोपदेश। चार्ल्स विकिल्सन इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रमुख सदस्य थे। 2 ग्रंथों के इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसके बाद अगर हम बात करें खुद विलियम जोन्स की, तो विलियम जोन्स ने स्वयं 89 में एक पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रमुख ग्रंथ था कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का भी अंग्रेजी अनुवाद किया था। अतीत के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनको संजोए रखना इस एशियाटिक सोसाइटी का महान योगदान था। और विलियम जोन्स ने इसके बाद 1792 में एक रचना थी गीत गोविंद। इस गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 4 ग्रंथ हो गए। भगवत गीता का अनुवाद 1784 में चार्ल्स विकिल्सन ने किया था। इसके बाद 1787 में हितोपदेश का अनुवाद भी चार्ल्स विकिल्सन ने किया था। बाद के जो 2 ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, इसका अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था और विलियम जोन्स ने ही हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसके बाद 1794 मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। एक बहुत ही महान ग्रंथ मनुस्मृति, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो था ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। मनुस्मृति का भी इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा अनुवाद किया जाता है ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। हालांकि मनुस्मृति का इससे पहले भी अनुवाद हो चुका था और वो अनुवाद होता है डेड हैंड के द्वारा जेंटुलाज नाम से। तो मनुस्मृति का इससे पहले हो चुका था अनुवाद, लेकिन इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने
1794 में इस मनुस्मृति का भी अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की, तो वारेन हेस्टिंग्स के जब मदरसे की स्थापना हो जाती है कलकत्ता में। इसके बाद 1791 में एक व्यक्ति था जोनाथन डंकन, और इस जोनाथन डंकन के सहयोग से एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। संस्कृत कॉलेज, और इस संस्कृत कॉलेज का उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और उनकी संस्कृति का प्रसार करना। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, संस्कृति और इनके साहित्य का प्रचार करना। अंग्रेजों ने भी अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में, जब यहाँ का गवर्नर था वेलेजली, तो वेलेजली ने भी कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज खोला जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना हुई और इस कॉलेज का प्रमुख कार्य था कंपनी के जो असैनिक कर्मचारी हैं, लिख देता हूं मैं, कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु इस कॉलेज की स्थापना की गई। प्रशिक्षण हेतु। हालांकि बाद में इस कॉलेज को बंद भी किया गया। इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1806 ईस्वी से इंग्लैंड का एक स्थान था हेलेब्री, और इस हेलेब्री में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया और कंपनी के कर्मचारियों को हेलेब्री में 1806 से प्रशिक्षण दिया गया। इससे पहले अगर बात करें तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। भारत में जो ब्रिटिश शासक थे, इन्होंने कभी भी शिक्षा को अपने उत्तरदायित्व के रूप में नहीं लिया। ये भारत में या तो शिक्षा का प्रसार करना नहीं चाहते थे या कुछ भी कारण हो, अपने प्रारंभिक समय में इन्होंने भारत में शिक्षा का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लिया। सबसे पहले अगर अधिनियमों की बात करें तो 1813 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ। चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट में अगर भारतीय शिक्षा की बात करें तो दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने की घोषणा की गई। भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। और दूसरा, इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हुई। धर्म प्रचार की अनुमति। – 1813 का चार्टर एक्ट भारत में शिक्षा पर सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की जाती है, और इसी के साथ भारत में ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार की सुविधा दी गई। लेकिन 19वीं सदी के आरंभ तक तो भारत में देसी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद की जो घटनाएं हैं, इसमें कर्मचारियों ने आधुनिक पद्धति का विकास किया। इन्होंने ब्रिटिश जो साहित्य पद्धति होती है, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है, इसमें भारत को शिक्षित करने का प्रयास किया। कारण एक ही था कि यदि किसी देश को गुलाम रखना है या दास्ता में रखना है तो उसके जो साहित्य और संस्कृति है उसका विनाश कर दिया जाए। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया। अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया जाए, पाश्चात्य ज्ञान का भारत में प्रसार किया जाए। इससे क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षित वर्ग उत्पन्न होगा जो हमेशा अंग्रेजों का समर्थक बना रहेगा, और भारत का जो प्राचीन साहित्य और इसकी संस्कृति है उसका विनाश हो जाएगा। और जब विनाश हो जाएगा तो देश अपने आप गुलामी की ओर चला जाएगा। तो ये जो ब्रिटिश नई शिक्षा नीति लागू की गई या नई शिक्षा पद्धति जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का ही विकास किया गया, इसके पीछे भी दो कारण थे। भारत के
वो लोग जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की वो इस ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के प्रबल समर्थक बने। तो एक तो वो वर्ग उत्पन्न हो गया और अधिकांश उसमें वो वर्ग शामिल था जो उच्च वर्ग से संबंधित है। जब उच्च वर्ग अंग्रेजों की ओर आएगा तो निम्न वर्ग तो कुछ कर ही नहीं सकता। और या फिर ऐसे लोग जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में विश्वास करते थे। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार जो है वो इन दो कारणों से होता है। या तो कुछ लोग इसके जो लाभ है वो जानते हैं, या जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा है तो वो अंग्रेजों के समर्थक बन गए। इस समय अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जांच भी की जाती है। वैसे तो कोई आंकड़ा है नहीं, लेकिन बम्बई, मद्रास और बंगाल ये 3 प्रेसिडेंसियां जहां पर देशी शिक्षा पद्धति की जांच की गई। सबसे पहले अगर हम बात करें 1822 में मद्रास में देशी शिक्षा पद्धति की जांच की गई। मद्रास के गवर्नर थे टॉमस मुनरो। उन्होंने ये जांच करवाई थी कि क्या वास्तव में देशी शिक्षा पद्धति चल रही है, या चल रही है तो इसका कहाँ तक उत्कर्ष हो रहा है या इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन जाहिर सी बात है इस समय शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। इसके बाद बम्बई में भी माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन गवर्नर थे। इन्होंने भी 1823 से लेकर 25 तक देशी शिक्षा से संबंधित जांच करवाई। दोनों ही रिपोर्ट में ये कहा गया कि देशी शिक्षा पद्धति अपने निम्नतम स्तर पे है और अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने का ये अच्छा समय है। लेकिन ये तो सरकारी रिपोर्ट थी। भारत में गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा बंगाल में सबसे पहले एक व्यक्ति था विलियम एडम। इस विलियम एडम के द्वारा देशी शिक्षा की जांच की गई। विलियम एडम ने माना कि भारत में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अपने अच्छे स्तर पे है अगर उन्हें सहयोग दिया जाए। हालांकि ये एक अलग बात है कि या तो वो जो औपचारिक शिक्षा के केंद्र है वो किसी सम्मानित व्यक्ति के घर पे चल रहे हैं, या किसी शिक्षक व्यक्ति के घर पे चल रहे हैं, या ये जो शिक्षा पद्धति है ये घरेलू स्तर पे चल रही है। तो ऐसा नहीं था कि भारतीय शिक्षा पद्धति इस समय विनाश हो चुका था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसे सहारा मिल जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जाए। तो इसके बाद अपना जो टॉपिक है उसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक अपने पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगर बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई। तो यहाँ से चलते चलते अपने पहुँच गए थे 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें सबसे पहले 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने की घोषणा हुई। और इसी के साथ ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त होती है। तो आगे अपना है पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ। पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ 1854 में अपने को पता है एक वुड डिस्पैच घोषणा पत्र था। वुड डिस्पैच। अब अपने जो पढ़ना है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय शिक्षा, तो इसको अपने 2 भागों में कंटिन्यू बांट देंगे। वैसे 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वाले जितने भी जो अपने टॉपिक है, राधा कृष्णन आयोग है या जो भी है, वो अपने यूजीसी नेट के लिए पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से 3 भाग, और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए 2 भाग में पढ़ेंगे। बीच का क्रम रखेंगे अपने 1854 का वुड डिस्पैच। अब एक तो अपने को पढ़ना है इससे पूर्व में कैसी शिक्षा थी, एक अपने पढ़ना है इसके बाद में क्या हुआ, और इसके बाद अगला जो अपना जैसे यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ेंगे अपने 1947 के बाद। सबसे पहले 1854 से पूर्व शिक्षा कैसी थी, उसके बाद 1854 के बाद शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, और इसके बाद तीसरा अपने पढ़ेंगे 1947 के बाद शिक्षा में क्या परिवर्तन होता है। अब 1854 से पूर्व अगर अपने बात करें तो जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको अपने बांटेंगे 4 भागों में। भारत में शिक्षा का विस्तार 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो विस्तार था वो था देशी शिक्षण संस्थान। देशी शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो भारत में शिक्षा का विस्तार होता है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस देशी शिक्षण संस्थान का प्रभाव लगातार कम होता जाएगा,
क्यों होता जाएगा उसकी भी आगे अपने बात करेंगे, जब अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू कर दिया जाता है तो इसका जो देशी शिक्षण संस्थान है इसका प्रभाव कम होता जाएगा। अगला जो है वो है मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, क्योंकि 1813 के एक्ट में मिशनरियों को अनुमति मिल गई, तो मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान। इसमें भी अपने 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे डेनमार्क की मिशनरी है, सिरमपुर त्रेई है, बिशप कॉलेज है, इन सभी की अपनी चर्चा करेंगे। तीसरा, कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी या गैर कर्मचारियों द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं शुरू की गई, तो इसको अपने एक बार के लिए ऐसे लिखेंगे, कंपनी द्वारा शिक्षण संस्थान, कंपनी द्वारा शिक्षण संस्थान। और चौथा जो है वो है शिक्षा प्राप्त भारतीयों के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास किया गया, तो यहाँ अपने लिखेंगे भारतीयों द्वारा संचालित आधुनिक शिक्षण संस्थान, भारतीयों द्वारा संचालित आधुनिक शिक्षण संस्थान। इन चारों की अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इन चारों की विस्तार से चर्चा करेंगे तो बाद में, हालांकि चलो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। सबसे पहले अपने बात करें मिशनरियों द्वारा शिक्षण कार्य, मिशनरियों द्वारा शिक्षण कार्य। ईसाई मिशनरियों को 1813 के एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार की या धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। इनको अनुमति मिली थी शिक्षा के प्रसार की, लेकिन इनका जो एकमात्र उद्देश्य होगा वो होगा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना है तो कुछ लोगों को शिक्षा भी देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले जब धर्म का प्रचार किया गया तो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग मतलब जो पिछड़े हुए हैं या जो शिक्षित नहीं है, क्योंकि एक उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग विदेशों में जाके भी शिक्षा प्राप्त कर लेगा। निम्न वर्ग जो या तो किसान होगा या मजदूर होगा, तो उनको शिक्षा लेने की उस समय के हिसाब से ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें हिसाब किताब नहीं करना होता था। तो जो निम्न वर्ग है वो निम्न वर्ग सबसे पहले इन ईसाई मिशनरियों द्वारा जब धर्म प्रचार किया गया तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब धर्म परिवर्तन कर लिया तो ईसाई मिशनरियों का ये उद्देश्य हो गया कि इन लोगों को शिक्षित किया जाए, और शिक्षा का माध्यम प्रारंभ में इस ईसाई मिशनरियों के द्वारा रखा जाता है अंग्रेजी। लेकिन अब उस वर्ग की तो कभी स्थानीय भाषा भी नहीं पढ़ी हुई, तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। इसके लिए एक अल्टरनेट निकाला गया कि जो बाइबिल है, क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ अपना धर्म प्रचार बाइबिल के आधार पर ही करेगी, तो जो बाइबिल है इस बाइबिल का स्थानीय भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। तो थोड़ा अपने देखें तो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो शिक्षण कार्य किया गया, तो इनका जो सबसे पहले उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। अब जब इन्होंने प्रचार किया तो समाज का निम्न वर्ग इनके साथ जुड़ गया, निम्न वर्ग या पिछड़ा वर्ग जुड़ गया, तो इन धर्म परिवर्तित व्यक्तियों को शिक्षित करना इनका कार्य हो गया। अब इस शिक्षित करने में इन्होंने प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा को अपना माध्यम बनाया था, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा में इन्हें आंशिक सफलता प्राप्त नहीं हुई तब इन्होंने बाइबिल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया, बाइबिल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, बाइबिल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ व्यावसायिक विद्यालय भी स्थापित किए, व्यावसायिक विद्यालय, क्योंकि धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तित किया है उसे अपनी आजीविका भी तो चलानी है, या जिन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया वो सरकार के अधीन किसी
कंपनी में किसी पद पर भी जाएंगे। तो व्यावसायिक विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य था कि वो व्यक्ति अपनी आजीविका चला सके, और इस व्यावसायिक विद्यालय में इन्हें जब प्रशिक्षण दिया जाता था तो ये प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति कंपनी के अधीन कोई सरकारी कार्य कर सकते थे। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा ये सब किया गया। जैसे ईसाई धर्म का प्रचार किया तो एक निम्न वर्ग के साथ जुड़ गया। उसको शिक्षित करने के लिए पहले अंग्रेजी भाषा काम में ली, लेकिन बाद में जब सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इन्होंने बाइबिल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया, क्योंकि इन्होंने तो बाइबिल की शिक्षाओं का प्रसार करना था। इसके अलावा धर्म परिवर्तित व्यक्तियों की आजीविका के लिए व्यावसायिक विद्यालय भी स्थापित किए थे। ठीक है, प्रमुख मिशनरियों की बात करें तो सबसे पहली जो मिशनरी थी वो थी 1796 में, जो शिक्षा का कार्य करती है। एक थी डेनमार्क की मिशनरी, डेनमार्क की मिशनरी। दक्षिण भारत में इसने शिक्षण कार्य किए थे सबसे पहले। और इस डेनमार्क की मिशन में दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक का नाम था जिगेन वेल्स और एक इसका सहयोगी था पल्यूसा। तो इस डेनमार्क की मिशनरी में जिगेन वेल्स और पल्यूसा के द्वारा शिक्षण कार्य किए गए। हालांकि ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। प्रोटेस्टेंट अपने विश्व इतिहास में पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म का जब विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बंट गया। एक था कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक प्राचीन धर्म था और प्रोटेस्टेंट एक नवीन विचारधारा, यानी कुछ नवीन बातों को इसमें जोड़ दिया गया। तो ये कैथोलिक से थोड़ा अलग हो गई। तो ये डेनमार्क की मिशनरी है, ये एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी थी जिसने सबसे पहले दक्षिणी भारत में शिक्षण कार्य शुरू किया था। प्रमुख दो व्यक्ति थे इसके, जिगेन वेल्स और पल्यूसा। इस डेनमार्क की मिशनरी जो थी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सहानुभूति भी प्राप्त थी। हालांकि ये इसी को थी। बंगाल में जो मिशनरी थी सहानुभूति, बंगाल की जो ईसाई मिशनरियाँ थी इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध भी झेलना पड़ा था। क्यों पड़ा था इसके बारे में भी थोड़ी सी अपनी आगे बात करेंगे। चलो यही बता देता हूँ। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही थी। इसीलिए उन्होंने धार्मिक गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। यानी धार्मिक आधार पर वो भारतीयों के साथ प्रारंभ में कोई भेदभाव करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना था। और अगर ईसाई मिशनरियाँ बीच में अपना जोर डालेगी तो इससे दिक्कत होगी कंपनी को। और इसीलिए प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन मिशनरियों का विरोध भी किया था। तो इन मिशनरियों में सबसे पहले जो मिशनरी थी वो थी डेनमार्क की मिशनरी, और दक्षिण भारत में इसने अपना शिक्षण कार्य शुरू किया था। इसके बाद अगर अपनी बात करें तो एक मिशनरी थी जिसे श्रीरामपुर त्रयी भी कहते हैं। श्रीरामपुर त्रयी, श्रीरामपुर है ये एक डच बस्ती थी। और जाहिर सी बात है यूरोपीय कंपनियों में आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, डचों की अंग्रेजों के साथ नहीं बनती थी। तो अगर डच बस्ती की कोई मिशनरी है और वो बंगाल में अपना धर्म प्रचार करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका विरोध करेगी। श्रीरामपुर त्रयी में ये जो है ये 1799 में अस्तित्व में आती है और इसने बंगाल में अपना प्रभाव दिखाया था। त्रयी क्यों कहते हैं? इसके 3 प्रमुख सदस्य थे। इस त्रयी में 3 प्रमुख सदस्य थे। पहला था विलियम कैरी। दूसरा इसका सदस्य था विलियम वार्ड और तीसरा था मार्शमैन, जोशुआ मार्शमैन है इसका पूरा नाम। मार्शमैन थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, जोशुआ मार्शमैन। तो इस श्रीरामपुर त्रयी में 3 व्यक्ति शामिल थे। अब इस श्रीरामपुर त्रयी ने भी बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया, लेकिन इस श्रीरामपुर त्रयी को अंग्रेजों की विरोध का सामना करना पड़ा था। विरोध के पीछे कारण आपको बताया था कि कंपनी जो है वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बना रही है, लेकिन धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन करना अनिवार्य था। इसीलिए इन्होंने प्रारंभ में 1813 तक की विरोध करेगी। 1813 के बाद तो इन ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। तो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विरोध भी किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध। ठीक है, तो ये थी श्रीरामपुर त्रयी 1799 बंगाल में डच बस्ती में थी।
तीनों व्यक्तियों को याद रखना ज़रूरी है, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इन मिशनरियों के द्वारा कुछ स्कूल कॉलेजेस की स्थापना की जाती है। जैसे अपने बात करें, सबसे पहले एक कॉलेज था बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज, और इस कॉलेज की स्थापना 1818 श्रीरामपुर में होती है, 1818 में श्रीरामपुर में। इसके अलावा एक कलकत्ता मिशनरी कॉलेज था, कलकत्ता मिशनरी कॉलेज, या इसे बिशप कॉलेज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना भी 1818 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना है वो प्रथम बिशप रेवरेंड मिडल्टन के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी प्रथम बिशप यानी पादरी, प्रथम बिशप रेवरेंड मिडल्टन, इसके द्वारा इस मिशनरी कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो इसके बाद अपने पढ़ेंगे 1792 में चार्ल्स ग्रांट के द्वारा भारतीय शिक्षा के बारे में कुछ अलग ही विचारधारा, या यूँ कह सकते हैं कि ये भारतीय शिक्षा का आलोचक था, भारतीय संस्कृति का आलोचक था। तो इसके बाद की जितने भी जो घटनाएं हैं या जितने भी अपने टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अधिक से अधिक